याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड भी क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में उल्टा करके पूछा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि ओजोन में कितने आबंध होते हैं, तब वहां पर होगा O3। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सेट 3 मॉडल पेपर साइंस। ठीक है, उस पे जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे हम लोग एक एक करके समझेंगे अच्छे से। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि इस बार जो है, जो नया पैटर्न है, उस पे ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ऑब्जेक्टिव को ज्यादा वैल्यू दिया गया है। इसलिए कौन सा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा मॉडल पेपर से, कौन सा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर कर लेना हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तो यदि आपने इस ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाएंगे, क्योंकि आपका यहां प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से तैयारी हो जाएगा। और यदि आपने एक बार देखा है और दोबारा देखिएगा तो आप इसे कभी नहीं भूलिएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख के जाइएगा। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी अपने अपने मॉडल पेपर से यहां आंसर को मैच करेंगे। जो मेरे पास भी मॉडल पेपर है, मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको आंसर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मार्कशीट मिलने तक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैक बोर्ड की तरफ से क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब चीज मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं और हमेशा बताता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि क्लास 10th का सेट 3 मॉडल पेपर साइंस निकालिए आप लोग। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध पार्श्वक्रम में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों पार्श्वक्रम होता क्या, पार्श्वक्रम और समानांतर क्रम दोनों को एक ही कहते हैं। समझिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक विद्युत परिपथ है, इस पे पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये जब ऐसे चलता है तब इसको कहते हैं श्रेणी क्रम, एक के बाद एक के बाद एक चलता आ रहा है ना। लेकिन जब ऐसा रहेगा कि एक प्रतिरोध ऐसे रहेगा, फिर उसके नीचे प्रतिरोध ऐसे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और ये सभी जो है एक ही पे यदि जुड़ा रहेगा ऐसे करके, और यहां फिर आकर के एक ही पे मिल जाएगा, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर क्रम कहेंगे या फिर पार्श्व क्रम कहेंगे। तो पूछ रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन जो है इस पे थोड़ा सा उल्टा करके दिया है। ऑप्शन जो होता है वो होता है 1/R इक्वल टू, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो दो प्रतिरोध इस पे दिया हुआ है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दे दिया है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां देख सकते हैं, इसको जब एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये जो इसका 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो होगा R1 इंटू R2, ये हो जाएगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए तो R1 कट जाएगा तो होगा R2 प्लस R2 कटेगा तो होगा R1। ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये होगा R1 इंटू R2, तो हो जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R1, और यहां पर हो जाएगा R। समझ में आ गया। अब देखिए जब इस R को इधर करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2, और बाय में हो जाएगा R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 और R1 प्लस R2 आप किधरों लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर दिया होगा। देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इठो दिया हुआ है कि नहीं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। 3 ठो भी प्रतिरोध दे देगा तो गड़बड़ाने की जरूरत यहां पर नहीं है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन निकालिए मॉडल पेपर पे क्या लिखा हुआ है। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे। तो दोस्तों कहां पर रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुने पर, फोकस दूरी का दुगुना पर, यानी 2f पर यदि रखेंगे तो क्या होगा, ऐसा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। यानी हम लोग जो घर में कुकिंग करते हैं उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते, किसका। तो देखिए सबसे पहला है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो आप जानते हैं एलपीजी सबके घर में है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस आप भरवा के लाते हैं। और दूसरा है बायोगैस, इससे भी खाना बनाया जा सकता है। और कोयला से तो परंपरा ही चला आ रहा है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो कोयले से बनाते हुए आ रहे हैं। और यहां क्या है कि सीएनजी, सीएनजी जो है
इससे खाना बनाना संभव नहीं है, यह घर में घरेलू के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, इसे व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी, ठीक है, और ये होगा फोकस दूरी की दुगुनी, तो सीएनजी से हम खाना नहीं बना सकते। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश, तो ये मेरे एग्जाम में भी आया था दोस्तों कि पवनों का देश किसको कहते हैं, तो पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां जो है विंड की स्पीड थोड़ी सी सब देशों से अलग होती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा पवन चक्की वहां पर लगाए गए हैं, तो डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। पवनों का देश किसको कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? जैसे एक ऑप्शन है श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम, मिश्रित संयोजन, तो क्या होगा इस पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध को नहीं किया जाता है घरेलू जो परिपथ होता है। ऐसे यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा, सब प्रतिरोध जो है जुड़ जाएगा, आपका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, रेसिस्टेंट जो है वो हाई हो जाएगा, इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, 5 का होगा श्रेणी क्रम। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, संतरा मतलब ऑरेंज में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। याद रखिएगा लैक्टिक एसिड भी क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि लैक्टिक एसिड किस पे पाया जाता है, तो दही पे पाया जाता है, या फिर उल्टा करके पूछा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये याद रखिएगा, समझ में आ गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 3 है तो वह क्या होगा? ये तो हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय हो जाएगा। तो 3 है तो 7 से कम हो गया तो इसको क्या कहेंगे? अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको कहता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कुएं में जल के जीवाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रहेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन का जो है कितने आबंध होता है? तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपली O2 लिखते हैं कि नहीं? O2 लिखते हैं। तो O2 जो है वो 2 आबंध, दोनों के बीच 2 ठो आबंध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। आपसे पूछ देगा कि ओजोन में कितने आबंध होते हैं, तब वहां पर होगा O3। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो O3 आपका हो जाएगा, 3 आबंध होता है। समझ में आ गया। इस तरह एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पेंटीन में कितने आबंध होते हैं, पेंटेन में कितना आबंध होगा, ब्यूटीन में कितना होगा। तो ये सब कार्बन जो चैप्टर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर। तो इसका हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अनुसूत्र है दोस्तों वो होता है C6H6। क्या होगा? C6H6। इसका जो फिगर बनता है वो कैसे बनता है? ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से 6 ठो कार्बन होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है बेंजीन। समझ में आ गया। C6H6, 6 ठो कार्बन 6 ठो हाइड्रोजन। ठीक है, तो C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दर्पण सूत्र डायरेक्ट पूछ रहा है। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। तो f क्या है? f हो गया फोकस दूरी, u हो गया बिंब दूरी और v हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है लेंस पूछ दे तो यहां पर माइनस करना है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो ये आंसर समझ में आ गया। ये हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? दोनों अधातु है जो कि कार्बन का अपरूप है। तो क्या लिखेंगे? अपरूप। ये हो जाएगा अपरूप। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आ सकता है कि एल्कीन बताओ, एल्काइन बताओ, एल्केन बताओ, तीनों में से कोई पूछ लेगा, या फिर उससे बना के पूछेगा कि ब्यूटीन का क्या है, ब्यूटाइन का क्या होता है, प्रोपीन कैसे होता है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग बैठाना सीख लीजिए। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये जो 10 तक होता है
10th में कम से कम 6 तक हेक्सेन तक आपको याद होना चाहिए। तीनों फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए कि CnH2n+2 रहेगा तो एल्केन होगा, CnH2n रहेगा तो अल्कीन होगा, और CnH2n-2 रहेगा तो अल्काइन होगा। ये 3 चीज कंफर्म याद कर लेना, कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा। तो ये अल्कीन का होगा CnH2n हो जाएगा, प्लस होता तो एल्केन होगा, माइनस होगा तो अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो ये मैंने कई बार बता दिया है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आपसे पूछ देगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तब वहां एम्पियर होगा। विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, ये सब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ये बस इंडिकेट कर रहा है कि हम ईठो पूछेंगे, तो आप लोगों को इसकी तैयारी करके जानी है एग्जाम में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कूलम हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन की रंध्रों मतलब रंध्र, ठीक है, का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शंस है कि सूर्य के प्रकाश पर, सनलाइट पर, प्रकाश संश्लेषण पर, या कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, या वायु के वेग पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर डिपेंड करता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होता है। समझ में आ गया। पराग कोश में पराग कण होता है, तो यह आपका आंसर होगा पराग कण, ये होगा CO2 के सांद्रण पर। 29 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस पे होता है। आपको अमीबा भी देगा ऑप्शन में, यीस्ट भी देगा, कुछ भी पैरामीशियम, ये सब कुछ भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट। क्या होगा, यीस्ट जो है आपका कंफर्म आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब बताओ, एक ही क्वेश्चन है लेकिन दूसरे ढंग से पूछ दिया ना कि कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो होता है 23 जोड़ा। आपसे डायरेक्ट पूछा है कि क्या ठो गुणसूत्र होता है, तो 46, 23 दूना, एक जोड़ा मतलब 2 ठो, तो 23 दूना कितना हो गया 46। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा मतलब 46। याद रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 मतलब 46। ठीक है, ये हो गया 46। चलिए लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है। ATP समझ में आ रहा है। ATP आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे DNA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 12th वालों के लिए, 10th में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन, T फॉर ट्राई मतलब 3, और फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सब्जेक्टिव के ऊपर मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सभी को बताइएगा, और हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ब्लॉग चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।